डायरेक्शन में हम उसको चेंज कर दें या उसी डायरेक्शन में कोई अदर एक्शन अप्लाई करें जिससे वो आर्टिफैक्ट कम हो। ठीक है, तो मोशन आर्टिफैक्ट हमारा मेनली किस डायरेक्शन में आता है? पेज इनकोडिंग ग्रेडियंट, पेज इनकोडिंग ग्रेडियंट के डायरेक्शन में। तो जब भी हम स्कैन करें तो जिस बॉडी पार्ट का भी हम स्कैन कर रहे हैं उस बॉडी पार्ट में देखेंगे कि मूविंग ऑर्गन जो है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे एब्डोमेन की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी आर्टिफैक्ट ये किस डायरेक्शन में आता है? एंटेरो पोस्टीरियर, एंटेरो पोस्टीरियर। तो हमारी कोशिश रहती है कि फेज का डायरेक्शन हम एंटेरो पोस्टीरियर नहीं रखें, फेज का डायरेक्शन हम एंटेरो पोस्टीरियर नहीं रखें। अगर आपको एंटेरो पोस्टीरियर में मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है तो एंटेरो पोस्टीरियर फेज के डायरेक्शन में नहीं रखें। ठीक है, यानी वाई एक्सिस ग्रेडियंट पर ये वाला हमारा। अब दिखता कैसा है मोशन आर्टिफैक्ट? दिखेगा कैसा? उसकी रेप्लिकेशन बनेगी। मोशन आर्टिफैक्ट पहचानने का तरीका है कि इमेज के बाहर जब आप कंट्रास्ट को सेट करोगे, ठीक है, तो इमेज के बाहर उसकी रेप्लिका बनेगी रहेगी, डुप्लीकेट बने रहेगी। ठीक है, किसके मोबाइल से कनेक्ट किया? ये एग्जाम्पल है, ये जो चीज़ जो बाहर की तरफ जा रहा है ना, इमेज से बाहर रेप्लिकेशन बन रही है आई बॉल के इधर और इधर, ये आपके मोशन आर्टिफैक्ट के सिंबल है। ठीक है, ये चीज़ ये दिख रहा है, ये इधर इधर, इसका मतलब ये आई बॉल की वजह से मोशन आर्टिफैक्ट। ये दिख रहा है, ये सारे मोशन आर्टिफैक्ट समझ में आ रहा है? तो इधर बैठो, इधर यहाँ पे आ जाइएगा। मोशन आर्टिफैक्ट क्लियर है? ये चीज़ जो ये बन रहा है, दीज आर मोशन आर्टिफैक्ट। मैं डेली कोई ना कोई ऐसा बैठा रहता है जो स्कैन प्लान करते जा रहा है, पूरा फोकस उसका किधर रहेगा? प्लानिंग के ऊपर। और पता चला कि स्कैन पे स्कैन होते जा रहा है और आर्टिफैक्ट आते जाता है। होता है ऐसा, साइज T2 ले लिया, एस्टर ले लिया, एक्जेल ले लिया, सब देखना स्कैन हो गया है, देखा तो पहले ही सीक्वेंस से पेशेंट हिल रहा है। ठीक है, तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी प्लानिंग है, जितना ज़रूरी क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी है, उतना ही ज़रूरी मोशन आर्टिफैक्ट को भी या किसी भी आर्टिफैक्ट को पहचानना जरूरी है। ठीक है, ये सारे एब्डोमेन में मोशन आर्टिफैक्ट हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे ये देखो, ये इमेज के बाहर। आपको मेनली कहाँ पे देखना है? इमेज के बाहर ये रेप्लिकेशन बन रही है ना, इसके अगर इमेज से बाहर नहीं है, अंदर ही है, तो ये मोशन आर्टिफैक्ट नहीं है। अभी हम देखेंगे एक और आर्टिफैक्ट आता है जिसमें ऐसा लगता है कि पेशेंट हिला हुआ है। तो अगर आपको डाउट है कि पेशेंट हिला हुआ है तो कंट्रास्ट को ग्रे पे लाओ। इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक करते हैं ना फिल्मिंग में, तो ब्लैक ना करके कंट्रास्ट को हम ग्रे पे लाएंगे। जब ग्रे पे लाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देख रहे हो, मोशन आर्टिफैक्ट को दिखाने के लिए इन्होंने बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं रखा है। मोशन आर्टिफैक्ट को दिखाने के लिए बैकग्राउंड को ब्लैक नहीं रखा है, ग्रे स्केल पे लाए, तभी ये जाके आपको ये दिख रहा है।
तो हम हल्का सा कंट्रास्ट एजेंट चेंज करेंगे, कंट्रास्ट को चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कंट्रास्ट को चेंज करेंगे और उसमें देखेंगे कि इसकी रेप्लिकेशन मतलब सेम ऐसा लाइनिंग बन रहा है क्या। अगर इमेज के बाहर नहीं बन रहा है तो वो मोशन आर्टिफैक्ट नहीं है, वो पेशेंट नहीं हिल रहा है। तुम जो बोलते हो ना कभी कभी कि स्वान में पेशेंट हिला हुआ है, तो वो मोशन आर्टिफैक्ट नहीं है। अगर पेशेंट हिला हुआ है तो उसके अगल बगल में मोशन आर्टिफैक्ट दिखेगा ना। तो जब भी ये लोग बोलते हैं कि इस सीक्वेंस में हिला हुआ है, उसका कंट्रास्ट डल करके देखा जाता है। अगर स्कल के बाहर कोई भी रिप्लिकेशन नहीं दिख रहा है तो वो मोशन आर्टिफैक्ट नहीं है। ठीक है, उसको इसके जस्ट बाद डील करूँगा। कोई दूसरा आर्टिफैक्ट है, ये देखो, ये ब्रेन की इमेज है। अंदर तो मोशन आर्टिफैक्ट है, ये बाहर देखो, ये स्कल से बाहर। ठीक है, समझ में आ रहा है कहाँ पे देखना है मोशन आर्टिफैक्ट को पहचानने के लिए? उसके लिए कंट्रास्ट को डल करना पड़ेगा। जब डल करोगे तभी रेप्लिकेशन दिखेगा। ठीक है, इसको करेक्ट करने का, इसको मोशन या घोस्ट मतलब भूत, तो धुंधला जो हो जाता है तो भूत आर्टिफैक्ट। इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है? इसके करेक्ट करने के तरीके की वजह की तरफ हम जाते हैं। एक तो पेशेंट मूव कर रहा है, दूसरा रेस्पिरेटरी मोशन हो गया, आई वॉल मूवमेंट हो गई, ये सब चीज़ें। तो कुछ चीज़ों को तो आप वैसे सेट करके भी रोक नहीं सकते, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है कि पेशेंट मूव कर रहा होता है, तो पेशेंट को काउंसल किया जाता है कि 100% मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन रखना है। होता क्या है कि 15 मिनट 20 मिनट की स्टडी है, पूरे स्कैन के ड्यूरेशन में पेशेंट तो बिल्कुल स्टैच्यू की तरह रहना मुश्किल है। तो उसको प्रैक्टिकली हमें कैसे बताना है? उसको हमें ये बोलना है कि जब मशीन की आवाज़ आ रही हो उस वक्त आपको एक उंगली भी नहीं हिलानी, हाथ पैर सर कुछ नहीं हिलाना, बोलना नहीं है, खांसना नहीं है, चीखना नहीं है। जनरली हम पेशेंट को बोल के आ जाते हैं कि हिलना नहीं है, तो वो समझता है कि ऐसे हिलना नहीं है, तो वो हाथ वगैरह अपना इधर से इधर कर लिया, इधर से इधर कर लिया, तो इसको वो हिलना नहीं मानता। उस जगह लोअर बैक की स्टडी हो रही है या सिर का स्टडी हो रहा है, तो पैर को इधर से इधर कर लिया है या पंजे को ऐसा हल्का सा हिला लिया, तो बोलेंगे नहीं मैं तो हिला नहीं, मैं तो जहाँ पे लेटाए हो वहीं पे हूँ। अब मेरे को बोल के गए हिलना नहीं है, ठीक है भाई नहीं हिलूँगा, तो हिलूँगा नहीं मतलब जगह से नहीं हिलूँगा। अब ये थोड़ी है कि सिर नहीं हिलाऊँ, ऐसे इधर घूम गया इधर घूम गया, हिलूँगा नहीं बस। तो जनरली यही होता है, प्रैक्टिकली यही होता है। पेशेंट को हम बोल के आ जाते हैं हिलना नहीं है, वो जगह से नहीं हिलता लेकिन हाथ पैर हिलाते रहते। तो आपको क्या बोलना है? 100% मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन। स्पेशली कब? जब मशीन की आवाज़ आ रही हो तब। उस वक्त स्नीजिंग भी नहीं करनी। पेशेंट जनरली स्कैन चल रहा हो उसी में ऐसे कर लिया, उतनी देर में आपका 2 मिनट का सीक्वेंस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्कैन के ड्यूरेशन में अगर पेशेंट ने कोई भी एक्टिविटी कर दी तो स्कैन आपका हिला हुआ। ये सब चीज़ें आपको कैसे मना करनी है? जैसे होटल में वेटर अपना मेन्यू बताता है ना, वैसे ही आपके टिप्स पे होना चाहिए। और बताने के लिए अलग से नहीं, आप उसकी पोजीशनिंग कर रहे हो, लेट जाओ, लेटाने के बाद उसको लेटाते रहो और सारी चीज़ें बताते रहो, हिस्ट्री भी लेते रहो पेशेंट की पोजीशनिंग। आपका स्कैनिंग टाइम एमआरआई में ज़्यादा होता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना पड़ेगा। 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 45 मिनट इतनी देर की स्टडी है, तो उसमें टाइम मैनेज भी करना पड़ेगा। अब आप अलग से गए, आराम से जहाँ बैठा हुआ है उसके बगल में बैठ गए, हाँ जी आपको कब से दिक्कत है क्या है, तो आप अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में पूरे दिन में 8 से 10 पेशेंट करने होते हैं, ठीक है, 5-5 पेशेंट में ही पूरा दिन निकल जाता है।
यहाँ पे आपको कैसे काम लेना है, मतलब ये आपके लिए स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको कि वक्त भी कम लगे और गलती भी 1% भी नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि रश ज़्यादा था इसलिए गलती हो गया, नहीं, रश तो रहेगा ही। रश अगर नहीं है तो कोई 6 करोड़ की मशीन, 8 करोड़, 10 करोड़ की मशीन क्यों लगाएगा? ठीक है, 5 केस करने के लिए तो लगाएगा नहीं, तो वो रश रहेगा, उसको आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो आपको ये सब चीज़ें जो भी कमांड उसको देने हैं, कब देने हैं? पोजिशनिंग करते वक्त, करते रहो, दे दो। पेशेंट के हाथ में एक हम बेल भी देते हैं, बेल भी हमारे को मोशन आर्टिफैक्ट में बहुत हेल्प करता है। जैसे अचानक उसको खांसी आ गई, हम ये बोलते हैं कि खांसी कंट्रोल करनी है कब तक? जब तक मशीन की आवाज़ आ रही हो। हर 2 मिनट 3 मिनट के बाद मशीन की आवाज़ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेगी। जब हमारा सीक्वेंस कंप्लीट होता है और न्यू सीक्वेंस जब शुरू होता है, जैसे T2 वेटेड हो गया तो T2 वेटेड की इमेज आ गई। जब T2 फ्लेयर स्टार्ट होगा तो बीच में 10 सेकंड 15 सेकंड का गैप मशीन ऑटोमेटिकली लेती है। किस लिए? सारे अपने ग्रेडियंट कॉइल को, RF कॉइल को, सारे की पोजीशन को चेंज कर लें, फिर उसके बाद प्री स्कैनिंग करती है। तो इस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पेशेंट, आप खांसी आ रही हो तो आवाज़ रुकी है तो खांसी कर सकता है ऐसे, लेकिन उसको बोल रहा है कि जब ऐसा लगे कि मशीन की आवाज़ रुक भी नहीं रही है और अब खांसी हमारी कंट्रोल नहीं हो, तो आपके हाथ में ये इमरजेंसी बेल दिया है, अलार्म बेल, इसको आप प्रेस करना। जैसे ही प्रेस करें, प्रेस करते ही आपके पास पॉज बटन होता है, स्टॉप नहीं, क्या रहता है? पॉज। नए नए बच्चे क्या करते हैं? स्टॉप कर देते हैं। 4 मिनट का सीक्वेंस है, 3 मिनट 52 सेकंड चल चुका है, 8 सेकंड बाकी है, स्कैन को स्टॉप कर दिया, पूरा 4 मिनट बर्बाद। आपको क्या कर देना है? पॉज करना है। पॉज करते ही सबसे पहले उसको बोलना है कि हिलना नहीं है। सबसे पहले क्या पूछना है? उससे कुछ नहीं पूछना, सबसे पहले बोलना है हिलना नहीं है। नहीं तो जनरली हाँ जी बताइए क्या हुआ, तो उसको लगेगा वहीं पे खड़े हो, ऐसे झांक के देखेगा अंदर। उसको जाते ही, ये प्रैक्टिकली जो चीज़ें हैं वो 100% प्रैक्टिकल आपके सामने बता रहा हूँ। अगर आपने पूछ दिया हाँ जी बताइए क्या हुआ, तो सबसे पहले देखेगा आवाज़ किधर से आ रही है, ठीक है, तो वो सिर हिला देगा। और 3 मिनट 52 सेकेंड हो चुका है और आखिरी के इको कौन से के स्पेस में जाने चाहिए? जो ऑलरेडी फेज और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्शन बन चुका है। और अगर उसने पोजीशन चेंज कर दिया तो फिर जाना चाहिए यहाँ का, तो जाएगा यहाँ का, और फिर इमेज कहाँ कैसी आएगी? ब्लड आएगी। उस 8 सेकेंड में भी स्कैन आपका ब्लड है, क्योंकि पोजीशन उसने चेंज कर दिया। तो जहाँ जहाँ के इको जाने चाहिए थे वहाँ के इको ना जाके कहीं और के जाएंगे, तो वो इमेज पूरी की पूरी खराब है। ठीक है, तो सबसे पहले पॉज स्कैन दबाते ही बोलना है कि हिलना नहीं है, हिलना नहीं, बिल्कुल भी आ रहा हूँ। उसके बाद जाते ही बोलो कि आपने हिलना नहीं, बाहर निकालो, लो हिले बगैर आप बताओ क्या दिक्कत है। या आप जैसे रोकोगे रोक के बोलोगे हिलना नहीं है, बताइए क्या हुआ, तो बोलेगा खांसी आ रही है, तो कर लो खांसी, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करना। खांसी कर लो, ये नहीं कि खांसते वक्त सिर ऐसे कर लिया या ऐसे कर लिया या हल्का सा ऐसे कर लिया, पोजीशन चेंज नहीं करना। ठीक है, क्लियर। एक तो ये हो गया मोशन आर्टिफैक्ट को रोकने का कि आपकी काउंसलिंग अच्छी होनी चाहिए और इमरजेंसी बेल इन केस ऑफ कोई इमरजेंसी में मूवमेंट करनी हो या कोई भी दिक्कत हो तो। दूसरा, पैडिंग जब हम करते हैं ना पेशेंट को, जैसे स्पाइन का है तो स्पाइन के लिए तो आप लेटा दोगे, तो स्पाइन में मोशन आर्टिफैक्ट के चांसेस कम होते हैं। लेकिन हेड आपका वेरिएबल, अगर आप साइड से पैडिंग टाइट नहीं करोगे तो पेशेंट के हेड के मूवमेंट के चांसेस होते हैं। 2 मिनट का सीक्वेंस है, 1 मिनट तक ठीक रहा, उसके बाद हल्का सा इनवॉलंटरी मूवमेंट हो गया, वो नहीं चाहते हुए भी हिल गया, तो स्कैन हिला हुआ आएगा। तो हम साइड से पैडिंग टाइट कर देंगे, ठीक है।
मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं फिजिकली, ठीक है। इसके अलावा एक और आर्टिफैक्ट आता है मोशन के तौर पे, जब हम कॉइल को फिक्स सही से नहीं किए। जब कॉइल हमने सही से नहीं फिक्स किया है ना, तो जब भी RF पल्स लगेगा, ग्रेडियंट पल्स लगेगी, तो उतनी ह्यूज नॉइज़ होती है कि उसके वजह से वो कॉइल वाइब्रेट करता है। बात समझ में आती है? कॉइल में वाइब्रेशन आती है। अगर कॉइल सही से फिक्स नहीं है अपनी जगह पे, जब आप कॉइल लगाएंगे तो टेबल में खांचा बना रहता है, उसमें वो फिक्स हो जाता है। कभी कभी बच्चे ऐसे रख देते हैं कि हल्का सा इधर है, थोड़ा इधर है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट हिले जा रहा है, पेशेंट बोलेगा कि मैं नहीं हिल रहा हूँ, आपकी मशीन हिल रही है, ठीक है। हालांकि कोई पेशेंट होता है कि वो खुद ही हिल रहा होता है, लेकिन उसमें भी उसकी गलती नहीं होती है। पेशेंट पैर हिला रहा होता है, हाथ हिला रहा होता है, उसको लगता है कि मैं बॉडी तो हिला नहीं रहा, फिर भी मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है। तो उसमें कॉइल की प्लेसमेंट भी मोशन आर्टिफैक्ट में आपको हेल्प करती है। अगर कॉइल की प्लेसमेंट सही नहीं है तो मोशन आर्टिफैक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। कॉइल की सेटिंग सही होनी चाहिए, पैडिंग सही होनी चाहिए, काउंसलिंग अच्छे से होने चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में, ठीक है, जिसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पे मोशन आर्टिफैक्ट ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है, जैसे पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट। पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट क्या होता है? जो हमारी एओर्टा है, स्पाइन के जस्ट आगे है, इंफीरियर वेना कवा स्पाइन के जस्ट आगे है। तो जैसे ही इसमें ब्लड आता है जाता है तो ये ऑर्गन मूव करता है। अच्छा, और कर्व हमारा कैसा है? स्पाइन का कर्व ऐसे है ना। तो एओर्टा भी हमारा ऐसे ही है, ये नहीं कि एओर्टा बिल्कुल सीधा है, ऐसे है। एओर्टा भी ऐसे। बात समझ में आई? अब एओर्टा ऐसे होने से होगा क्या, यहाँ तक तो ठीक है। अब अगर यहाँ से ये स्टडी हमारे को लेनी है, ये लेनी है, आपका एफओबी यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो जो ये पल्सेटाइल मोशन यहाँ पे आ रहा है, किधर से आ रहा है? सुपीरियर इंफीरियर। जो पल्स मोशन आ रहा है ये सुपीरियर इंफीरियर है ना, ब्लड उधर से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ये ऐसे हो रहा है ना। तो सुपीरियर इंफीरियर मोशन आर्टिफैक्ट है ये, ठीक है। और इस केस में सुपीरियर इंफीरियर में हमने फ्रीक्वेंसी रखा है, हालांकि फेज रखा नहीं है, बट फिर भी ये पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट T2-8 में तो डिस्टर्बेंस नहीं करता, T2-8 में परेशान नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होते हैं ब्लड, और ब्लड T2-8 में कैसा दिखता है? लेकिन एस्टर में अगर फ्लो स्लो फ्लो, ब्लड तो उसमें भी ब्लैक ही दिखेगा, लेकिन स्लो फ्लो होने के वजह से बहुत बार ब्लड वेसल्स के आर्टिफैक्ट इस पे आते हैं, एओर्टा का आर्टिफैक्ट। तो एओर्टा का आर्टिफैक्ट किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर। इसके मोशन आर्टिफैक्ट सुपीरियर इंफीरियरली इधर से होते हुए इधर आएगा, यहाँ से होते हुए इधर आएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अलग से एक ग्रेडियंट कॉइल यूज करते हैं, अलग से एक ग्रेडियंट, ठीक है। ये ग्रेडियंट कॉइल क्या करती है? वहाँ के सिग्नल को नलिफाई करती है, वहाँ के सिग्नल को नलिफाई करती है। और ये कितने दूर की नलिफाई करेगी? जितने दूर उस ग्रेडियंट कॉइल को लगाया गया, जिसको हम बोलते हैं सेचुरेशन बैंड। इसी को हम बोलते हैं सेचुरेशन बैंड, ठीक है। सेचुरेट करने का मतलब क्या होता है? सेचुरेट करना मतलब उसको हटा देना, मतलब वो चीज़ अब नहीं रहा। जैसे मेरा सेचुरेशन पॉइंट आ गया, खाना खा रहे हो, उसके बाद कोई बोलेगा कि यार एक रसगुल्ला खा लो, एक टॉफ़ी ले लो, अब मेरा सेचुरेशन पॉइंट है, मतलब अब जगह नहीं है,
ठीक है, तो अब बिल्कुल भी जगह नहीं है उस चीज़ के लिए, तो ये हो गया सेचुरेशन, तो उसका सिग्नल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सेचुरेशन बैंड जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ के सिग्नल को नल कर देता है। तो यहाँ पे अगर मैं सेचुरेशन बैंड लगाऊं इस जगह से ऐसे, ये स्पाइन से थोड़ा सा, स्पाइन से ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर दूर लगा रहा हूँ, कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर दूर लगाना है। तो जहाँ पे हम लगाएंगे उतने दूर के ये जो ब्लड की वजह से पल्सेटाइल आर्टिफैक्ट आ रहा है, उतने दूर के सिग्नल को क्या करेगा, नल कर देगा। जब वो सिग्नल नल कर देगा तो हमारे स्पाइन पे आर्टिफैक्ट आएगा। इसके अलावा ये एब्डोमेन की मूवमेंट भी हो रही है, बॉल मूवमेंट हो रही है, बॉल में पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो रही है, तो बॉवेल की पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकती है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, सेचुरेशन बैंड यहाँ पे लगाते हैं। सिर्फ यही नहीं लगाते, हम सुपीरियरली भी लगा देते हैं, इन्फीरियरली भी। सुपीरियर, इन्फीरियर किस लिए, नीचे से इन्फीरियर वेना कावा, उधर से ये उठता, वहाँ से सिग्नल को सेचुरेट कर देगा, आगे से ये पल्सेटाइल मोशन या फिर आपके पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो इस ऐसे केस में हम सेचुरेशन बैंड लगाते ही सिग्नल क्या हो जाता है, और सिग्नल आपका नल हो गया। फिर ये वैसे जगह के लिए जहाँ पे आप काम फिजिकली चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, तो ये सेचुरेशन बैंड। सेचुरेशन बैंड के अलावा और हमारे पास मोशन आर्टिफैक्ट को कम करने का तरीका ऐसा है जो आप जानते हो, गेटिंग, कार्डियक गेटिंग, हार्ट के मूवमेंट को रोकने के लिए कार्डियक गेटिंग, ये भी मोशन आर्टिफैक्ट ही है ना। हार्ट का मूवमेंट क्या है, और रेस्पिरेटरी गेटिंग, कार्डियक गेटिंग, रेस्पिरेटरी गेटिंग, पल्स गेटिंग। ये गेटिंग कंट्रोल इज आल्सो यूज्ड टू रिड्यूस दी मोशन। तो इसको समराइज करते हैं, मोशन आर्टिफैक्ट में गेटिंग कंट्रोल, जिसमें तीनों गेटिंग, सेचुरेशन बैंड, ठीक है, फिजिकली जो मोशन आर्टिफैक्ट को रोक सकते हैं, काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है, पैडिंग करना, कॉइल की सेटिंग करना। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है कि ये मोशन आर्टिफैक्ट जनरली फेज के डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन से मोशन आर्टिफैक्ट आ रहा है उस डायरेक्शन में फेज को नहीं लेंगे, उस डायरेक्शन में फेज को हम नहीं लेंगे। जैसे आपके पास कोई भी इमेज लो, सेजाइटल की इमेज है स्पाइन की, तो इसमें ये है क्या है, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटेरियर, पोस्टीरियर, यही है ना। तो इसमें हम जनरली इधर से आर्टिफैक्ट आने का चांस है किसका, फ्लो ब्लड का, पेरिस्टालसिस मूवमेंट का, ठीक है, और ये डायफ्रामेटिक मूवमेंट का। तो इसमें फिर भी हम क्या करेंगे, सेजाइटल में अगर सुपीरियर इंफीरियर रखते हैं, क्या चीज़, फ्रीक्वेंसी, तो ये आर्टिफैक्ट आने के चांसेस ये वाले कम हो जाएंगे। लेकिन फेज हमारा एंटेरो पोस्टीरियर है, तो इस रखेंगे हम एंटेरो पोस्टीरियर ही, लेकिन हम क्या करेंगे, सेचुरेशन बैंड, सेचुरेशन बैंड लगाते ही आपका ये वाला आर्टिफैक्ट भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला आर्टिफैक्ट हमारा कौन सा हुआ, मोशन या मोस्ट आर्टिफैक्ट, ठीक है। दूसरा आर्टिफैक्ट गिब्स आर्टिफैक्ट, ठीक है। गिब्स आर्टिफैक्ट को और क्या नाम दिया जाता है, इसको हम
गिप्स को और हम बोलते हैं ट्रंकेशन। ट्रंकेशन या एच। गिप्स तो साइंटिस्ट के नाम से है, एज किनारे पे ये आर्टिफैक्ट जस्ट इसके बाद इसलिए बताता हूँ, ये आर्टिफैक्ट आपको लुक्स लाइक कैसा, मोशन आर्टिफैक्ट, 100% मोशन आर्टिफैक्ट जैसा ही रहता है, बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं। लेकिन पहचानेंगे कैसे कि ये गिब्स है, ये मोशन आर्टिफैक्ट है? इमेज का बैकग्राउंड ग्रे करो, अगर इमेज के बाहर रेप्लिका नहीं बन रही है तो फिर ये क्या है, गिब्स आर्टिफैक्ट, फिर ये गिब्स आर्टिफैक्ट। समझे डॉक्टर साहब? ये बताया होगा आपके भी बैच में। तो ये गिब्स आर्टिफैक्ट होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर लाइनिंग तो बनी रहेगी, अंदर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेशेंट हिल रहा है, लेकिन इमेज के बाहर पेशेंट को बहुत बार 5-5 बार 6-6 बार रिपीट कर दिया गया रहता है। बात समझ में आई? 5 बार 6 बार रिपीट कर दिया, पेशेंट हिल रहा है, पेशेंट को आउट कर दिया कि पेशेंट का हिलना ही नहीं बंद हो रहा है। तो अब किस में हिल रहा था सर? फ्लेयर में हिल रहा था, तो एक ही सीक्वेंस में हिल रहा था, हाँ, बाकी और किसी में नहीं हिल रहा। ये कॉमन सी बात है, अगर हिलेगा तो सब में हिलेगा ना, एक ही सीक्वेंस में क्यों हिलेगा? ठीक है। होता क्या है, ये गिब्स आर्टिफैक्ट जनरली या ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट आता है जो के स्पेस की सैम्पलिंग होती है ना, उसमें फेज और फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा गैप आ जाए तो टोटल लाइनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड टोटल लाइनिंग ऑफ फेज, दैट शुड बी आइडियली आइसोमेट्रिक्स। ये कैसा होना चाहिए? आइसोमेट्रिक का मतलब, आइसो मतलब सेम, मैट्रिक यानी जितने नंबर ऑफ फेज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उतने नंबर ऑफ फेज, लेकिन थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा अगर हमने फ़र्क कर दिया, ठीक है, तो फेज की लाइन बहुत कम कर देते हैं। होता क्या है कि टाइमिंग को कम करने के लिए हम फेज इनकोडिंग को कम कर दें। नंबर ऑफ फेज इनकोडिंग जितना कम हो जाएगा, इको हमारे टोटल ओवरऑल कम हो जाएगी। कैसे? ये आपकी मैट्रिक्स है, अब इसमें 1 2, ये इसको हटा ही दो, ठीक है। तो आप देख रहे हैं वो क्या रहा है, 1 इको 2 इको 3 4 5 6, इधर से 1 2 3, 3 में ही भर जाए। तो टोटल नंबर ऑफ फेज जैसे ही कम होगा, स्कैनिंग टाइम ऑटोमेटिकली, अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इको क्या हुए, बढ़ गए। अगर हमने नंबर ऑफ फेज कम कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ इको और बहुत कम हो जाते हैं, तो स्कैनिंग टाइम शॉर्ट हो जाता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, ये कम करते ही स्कैनिंग टाइम क्या हो जाता है, 3 मिनट का स्कैन 2 मिनट पे आ जाता है, 1.5 मिनट पे आ जाता है, और बोलते हैं कि और कम करना है, 160 पे कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आप सिर्फ कम कर रहे हैं तो आपका स्कैनिंग टाइम कम नहीं होगा। वजह क्या है कि स्लाइड सिलेक्शन के बाद आपको फेज लगाना ही है, तो फेज के लिए तो आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आ रही है? और जितनी बार आप फेज लगाएंगे उतनी बार आपको 180 डिग्री भी देना पड़ेगा,
उतनी बार 180 डिग्री देंगे तो फ्रीक्वेंसी भी उतनी बार देना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ फेज कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपका 180 डिग्री भी कम हो जाएगा, यानी टोटल इको ही कम हो जाएगा। तो फेज कम करते ही स्कैनिंग टाइम कम हो जाएगा। लेकिन इससे क्या होता है कि इमेज में जो इको की सैम्पलिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, और सैम्पलिंग प्रॉपर नहीं होने की वजह से अंदर में ये लाइनिंग वाली गिब्स आर्टिफैक्ट या एज आर्टिफैक्ट या ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट आता है। ठीक है, तो यही आर्टिफैक्ट होता है। इसको करेक्ट करने का एक ही तरीका है कि आप मैट्रिक्स को आइसोमेट्रिक्स या इक्वल टू आइसोमेट्रिक्स, या तो पूरा आइसोमेट्रिक कर दो, ये जैसे 256 है तो 256 इंटू 224 कर दो, या दोनों को कम कर दो 224 इंटू 224। बात समझ? मैट्रिक्स साइज आप जितना बड़ा रखेंगे ये आर्टिफैक्ट उतना ही कम आएगा, आइसो रखेंगे आएगा ही। मैट्रिक्स शुड बी आइसोमेट्रिक टू रिमूव दी गिब्स आर्टिफैक्ट। अब आर्टिफैक्ट तो कम हो गया लेकिन बोलते हैं कि टाइम बढ़ गया। ठीक है, तो आर्टिफैक्ट रिमूव करने के लिए आपको टाइम को कम करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली झेली हुई चीज़ बता रहा हूँ मैं, मेरी सिर्फ 1 o'clock से होती है। सुबह से गया मैं बोले कि आज ब्रेन के केसेस नहीं हो रहे हैं, तो क्यों, कॉइल में कोई दिक्कत आ रही है और किसी सीक्वेंस में आर्टिफैक्ट नहीं आ रहा है, सिर्फ फ्लेयर में आर्टिफैक्ट। कॉल लॉग करा दी गई थी, सर्विस इंजीनियर ऑन दी वे था, तो मैं उसे पता था कि मैं 1 बजे आता हूँ। उसने कॉल किया है कि अरे बॉस क्या आर्टिफैक्ट आ रहा है, मेरे तो नहीं आ रहा था। मैंने देखा था गिब्स आ रहा है तो मैंने उसको चेंज कर लिया। मैं जो पेशेंट कर रहा था उसमें आया था आर्टिफैक्ट, तो मैंने चेंज कर लिया। अब मुझे पता नहीं था कि कौन सा आर्टिफैक्ट आ रहा है, ऐसे ऐसे। फिर भी वो आया, बेचारा आया, तो बोला कि ये तो प्रोटोकॉल चेंज करवा के चला गया। मशीन में कोई दिक्कत नहीं थी, प्रोटोकॉल को छेड़ा गया, सीक्वेंस में मैट्रिक्स साइज चेंज कर दिया। हर चीज़ में आपको एक रियल स्टोरी जोड़ के बताने का, कहानी की तरह बताने का मकसद ये होता है कि ये चीज़ मेरे साथ हुई तो ये चीज़ आपके साथ भी हुई है। बताने का मकसद क्या है, आप इसको अपने ऊपर लो कि आपके साथ भी हुआ है। आपको क्लास में ही बता दिया गया कि ऐसे ऐसे होता है, तो आपके साथ आए तो हाँ यार ये होता है, इसको चेंज कर दो। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ ऐड होते जा रहा है। तो अब गिब्स आर्टिफैक्ट देखते हैं। कहाँ है फोन? देखो सबसे कॉमन गिब्स आर्टिफैक्ट है, ये दिख रहा है, ये चीज़ इसके अंदर दिख रहा है। कौन? ये या ये अंदर दिख रहा है, तो लुक्स लाइक सीरिंग्स, सीरिंग्स की तरह जैसा दिखेगा। एमआरआई में सीरिंग्स जैसा दिखता है वैसा दिखेगा। तो ये इसके ऊपर बंच चलाने लगते हैं बच्चे कि ये फाइंडिंग आ रही है। ये फाइंडिंग नहीं है, ये आर्टिफैक्ट है। ये आपका मोशन आर्टिफैक्ट है, ये दिख रहा है, ये मोशन आर्टिफैक्ट है। लेकिन अगर यही चीज़ इमेज के बाहर नहीं जाता, ठीक है, जैसे ये ऐसे लग रहा है ना कि मोशन आर्टिफैक्ट है, ये गिब्स आर्टिफैक्ट। ये क्या रेप्लिका ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे ऐसे,
ठीक है, यहाँ पे भी बना हुआ है, ये गिब्स आर्टिफैक्ट है। इसमें भी देखो ये साफ लग रहा है कि मोशन आर्टिफैक्ट, ऐसे 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 लग रहा है। यहाँ पे देखो ऐसा ही दिखता है ना, स्वान की इमेज में या कभी कभी फ्लेयर की इमेज में ये चीज़ें आती हैं। तो ये गिब्स आर्टिफैक्ट है, ठीक है। ये दिखा अब। तो ये इमेज के बाहर आपको नज़र नहीं आएगा, इमेज के बाहर बैकग्राउंड करेंगे ग्रे स्केल तो ये नज़र नहीं आएगा, अंदर ही आएगा। ये गिब्स आर्टिफैक्ट नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए बताया है कि ऐसा दिखता है। ये देखो अंदर 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 ऐसे ऐसे लाइनिंग बनी हुई है, लेकिन ये लाइनिंग इमेज के ये दिख रहा है ना, तो ये अगर ये नहीं है और सिर्फ ये है तो गिब्स आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो इसको करेक्टिव मेजर क्या है इसके, आइसोमेट्रिक्स, आइसोमेट्रिक्स और नियर टू आइसोमेट्रिक्स। इसके फेज और फ्रीक्वेंसी को हम क्या करेंगे, नियर टू आइसोमेट्रिक्स। समझ में आया? तेरा स्वान हमेशा रिपीट होता है। ये बैठा रहता है तो ये देखना हिला हुआ आ रहा है, तो वो एक्चुअली क्या है, हमें स्वान में क्या देखना होता है, ब्लीड, यही देखना होता है ना, थ्रोम्बस देखना होता है या कैल्सिफिकेशन देखना होता है। हमें उसमें एनाटॉमी तो देखनी नहीं है। तो अगर उसमें थोड़ा सा आर्टिफैक्ट आ भी रहा है और शॉर्ट टाइम में स्कैन हो जा रहा है तो हम उसको कंप्रोमाइजिंग वे में चलाते हैं, क्योंकि हमें उसमें एनाटॉमी देखना ही नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा दूसरा कौन सा, गिब्स या ट्रंकेशन आर्टिफैक्ट। अब हमारा तीसरा सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट है एलियाजिंग या इसकी फ़ोटो, ये सारी चीज़ें अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना, ये नहीं कि समझ गया तो ये अपनी तरफ से बना बना के और भी एग्जांपल लिख सकते हो, 256 ऐसे करके, कि हम जैसे ही नोट्स देखें चीज़ें हमारे को रिकॉल हो जाए इनके। ये नहीं कि हाँ मेन चीज़ ये है इसी को लिख लिया। इस क्यों आता है, दिखने में कैसा होता है, बाहर कैसा दिखता है, रिमूव कैसे कर सकते हैं, ये सारी कुछ अपने लैंग्वेज में राइट। एलियाज वर्ड का मतलब क्या होता है, नहीं पता? निकनेम होते हैं ना, दो नेम होता है, से छोटा शकील उर्फ ये छोटा राजन उर्फ, पता नहीं उसका ओरिजिनल नाम कुछ और है, और वैसे उसको दुनिया कुछ और जानती है। तो इसको एलियास, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलियास, यानी लुक एलाइक, यू कैन से लुक एलाइक, एक ही जैसा दिखने वाला। ये आर्टिफैक्ट जनरली कब आता है, जब आपका कोई
किसी भी स्कैन, कोई भी बॉडी पार्ट का आप स्कैन कर रहे हो और इसका एफओवी उस एनाटॉमी के अंदर है, यानी उसकी एनाटॉमी एफओवी से बाहर है। मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे कितना चाहिए, इतना ही दूर चाहिए। बात समझ में आ रही है? हमारे को पूरी एनाटॉमी नहीं चाहिए, एनाटॉमी कितनी चाहिए, इतना ही चाहिए। जैसे मैं ये स्कैन कर रहा हूँ, तो मुझे पिट्यूटरी का करना है, तो पिट्यूटरी के लिए मुझे इतना ही चाहिए, पूरा ये ब्रेन नहीं चाहिए मेरे को। पिट्यूटरी यहाँ आ रहा है, तो थोड़ा सा और पीछे से ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही चाहिए, ये पूरा ब्रेन नहीं चाहिए। तो जब एफओवी से बाहर ये जा रहा है, ठीक है, ये पार्ट, तो ये जनरली क्या होगा, जब स्कैन आएगा ना, तो जो एनाटॉमी हमारे कॉइल के अंदर है, जो एनाटॉमी कॉइल के अंदर है और हमारे फील्ड ऑफ व्यू से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ कट के इधर आएगी। ये वाला पार्ट इधर नहीं दिखेगा, कहाँ दिखेगा, ये इधर दिखेगा, और इधर जो कटा है वो इधर दिखेगा। इसको बोलते हैं रैप अराउंड। इधर का पार्ट इधर आएगा, इधर का पार्ट उधर जाएगा। ये कब होगा, जब फील्ड ऑफ व्यू से बाहर हो तो अगर यही चीज़ पूरा है, पूरा, तो इधर तो एयर है, इधर भी एयर है, एयर अगर इधर आए तो भी इधर जाए, इधर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एनाटॉमी वाला पार्ट इधर से कट के इधर जाए, ठीक है, तो ये आर्टिफैक्ट इधर आएगा। अच्छा, इधर तो पूरा ब्रेन कवर है, नीचे वाला एनाटॉमी वाला पार्ट कट सकता है, ये भी इधर से इधर जाएगा, जा सकता है ना, ठीक है। दिस वेरी आर्टिफैक्ट इज नॉन एज रैप अराउंड। रैप करना मतलब लपेटना, फोल्ड करना, अराउंड आसपास में वो लिपट जाता है, वही एनाटॉमी आसपास में लिपट जाता है। ये जनरली किस डायरेक्शन में आता है, वैसे तो फ्रीक्वेंसी में भी आ सकता है, फेज में भी, बट ये मेनली आता है फेज के डायरेक्शन। मोस्ट ऑफ द आर्टिफैक्ट आप देखेंगे कि फेज के डायरेक्शन। तो हम क्या करते हैं, फेज के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, फेज के डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, या फिर पहला ऑप्शन तो ये है, बट आपने देखा कि फेज को डायरेक्शन चेंज किया तो इधर से इधर ये वाला चीज़ इधर जाएगा, इधर वाला इधर आएगा, उधर से भी आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हैं। जैसे इस केस में फेज का डायरेक्शन सुपीरियर इन्फीरियर कर दिया तो क्या होगा, नेक वाला पार्ट उलट के इसके ऊपर, तो इसमें आप फेज का डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास ऑप्शन होता है कि इंटरनली हम सिर्फ फेज का एफओवी बढ़ा दें, फेज का एफओवी बढ़ा दें, ओनली फेज एफओवी बढ़ाएं। उससे क्या होगा, और फ्रीक्वेंसी उतना ही रखें जितना पहले था, ठीक है, 180 डिग्री उतनी ही बार लगेगा। सिर्फ इंटरनली हम फेज एफओवी बढ़ा देंगे तो फेज की सैंपलिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मशीन ये मानेगा कि वो तो इमेज जा ही रहा है, तो ले जाएगा उसी जगह। फेज एफओवी बढ़ा दिया, फेज एफओवी किस डायरेक्शन में बढ़ाया, ये एंटेरो पोस्टीरियर ना, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक था, तो हमने इसको, ये सब जो 20 था, हमने इसको कितना बढ़ा दिया, 30 कर दिया, तो थोड़ा सा इधर बढ़ गया और थोड़ा सा इधर बढ़ गया, तो ये उसको रीड करना शुरू कर देगा और उसी जगह जहाँ पे फेज है उसी जगह जाके फील करेगा, ये दूसरी तरफ आके फील नहीं, ठीक है। तो इसमें हम बढ़ाते हैं क्या, फेज एफओवी। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं, जो भी ये मैट्रिक्स बनती है, या तो ये फ्रीक्वेंसी एफओवी और ये फेज एफओवी। जैसे ये 24/24 है, यानी 24 सेंटीमीटर क्या है फ्रीक्वेंसी और 24 सेंटीमीटर
24 सेंटीमीटर लंबाई किसके डायरेक्शन में, फेज के डायरेक्शन में, 24 सेंटीमीटर फ्रीक्वेंसी के डायरेक्शन में। ठीक है, जब हमारे को आर्टिफैक्ट आने का होता है तो ये 24 तो फ्रीक्वेंसी रहेगा ही, फेज एफओबी को हमारे पास ऑप्शन होता है कि एक गुना है तो कितना रहेगा 24, वन टाइम है तो 24, अगर 1.25 बढ़ा दिया यानी 25% बढ़ा दिया तो 24 का 25% 6 तो 30 हो जाए। बात समझ में आई। और अगर 1.50 यानी 50% से बढ़ा दिया तो 12 यानी 24 कितना हो गया 36 हो जाएगा। अगर मैंने इसको डबल कर दिया 48, तो ये जितना आपको नीड है ना उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हैं। 1.10, 1.20, 1.50, और जब वहाँ पे 1.50 लिखोगे तो उसके ब्रैकेट में लिखेगा कि एग्जैक्ट फेज एफओबी कितना जाएगा। ये तो परसेंटेज में आप बढ़ा रहे हो, लेकिन रियल में भी लिखेगा कि फेज एफओबी जैसे 1.50 का मतलब यहाँ पे 36 हो रहा है तो वो ब्रैकेट में 36। नहीं समझ में आई बात? फैसल नहीं आई। गिब्स की बात कहाँ हो रही है? ये फील्ड ऑफ व्यू है, मैट्रिक्स का साइज है। ये कान के नीचे लगेगा तेरा। फील्ड ऑफ व्यू पे मैट्रिक्स साइज डिपेंड करता है। ये तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू है 24x24। अब इस 24x24 पे 1/60x160 रखो, या 224x224 रखो, या 526x526 रखो। भाई मोबाइल का साइज इतना ही बड़ा है, तुम चाहे 2 मेगापिक्सल रखो या 50 मेगापिक्सल रखो। ठीक है, पीछे मत जाओ। ठीक है, क्लियर हुआ? हम क्या बढ़ा रहे हैं? एफओबी, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा रहे हैं। मैट्रिक्स साइज तो वही रहे। क्लियर है? तो आप फेज एफओबी बढ़ा रहे हो, फेज का फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा रहे हो। तो जब फेज एफओबी बढ़ाओगे तो फेज के डायरेक्शन में ही वो आर्टिफैक्ट आ रहे थे, तो रैप अराउंड आर्टिफैक्ट नहीं है। इसको ठीक करने का दो तरीका हमने देखा। एक तो हम सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज कर दें, लेकिन डायरेक्शन कहीं कहीं पे पॉसिबल है, कहीं पे पॉसिबल नहीं है। जैसे एब्डोमेन के केस में ये हमारा एंटेरोपोस्टीरियर, मेरा मत देखो जो दुबला पतला है, एंटेरोपोस्टीरियर कम है और ये ज़्यादा है, मेरा चारों तरफ से बराबर है। तो मेरे जैसे आदमी के लिए नहीं, जिसका इधर एंटेरोपोस्टीरियर कम है और चौड़ाई ज़्यादा है, उसमें हम क्या करेंगे, फेज का डायरेक्शन किधर रखेंगे, राइट टू लेफ्ट, कि ये ज़्यादा है। अगर मैंने 24 रखा तो 24 में यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया, लेकिन ये यहीं तक कवर हो गया, तो इधर वाला आर्टिफैक्ट इधर जाएगा, इधर वाला आर्टिफैक्ट इधर आएगा। सर्वाइकल में जब हम लोअर सर्वाइकल पे जाते हैं तो ये वाला चीज़ कंधा, ये वाला चीज़ लोअर C7 के आसपास, C5 C6 के आसपास, ये वाला चीज़ क्या होता है, इधर से कट के इधर जाता है, इधर से कट के इधर, बीच में नहीं आएगा, ये यहाँ सेंटर में नहीं आएगा, या तो चिन के पास आएगा या यहाँ आएगा। अच्छा, चिन के पास भी नहीं आएगा, क्यों? राइट टू लेफ्ट ये कम है, तो आपने यहाँ पे फेज का डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट रखना है। राइट टू लेफ्ट रखेंगे तो इधर का कट के इधर नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि रैप अराउंड आर्टिफैक्ट जनरली फेज के डायरेक्शन। अगर बाई मिस्टेक प्लानिंग करते वक्त ये डायरेक्शन एंटेरो पोस्टीरियर हो जाए तो क्या होगा? एंटेरो पोस्टीरियर हो जाएगा तो राइट टू लेफ्ट क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
तो अब एंटेरो पोस्टीरियर यहाँ तो ठीक है, अब ये वाला चीज़ कट के इधर जाएगा, ये वाला कट के इधर आएगा, इसमें ये दिक्कत आती है। सॉरी, फ्रीक्वेंसी की डायरेक्शन एंटेरो पोस्टीरियर हो जाए, तो आपको मतलब ये वाला डायरेक्शन आपको फेज में नहीं रखना है। फेज में अगर ये डायरेक्शन रखेंगे तो आर्टिफैक्ट आएगा, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि हम इस डायरेक्शन को फेज से नहीं हटा सकते, तो आपको फेज एफओबी क्या करना पड़ेगा, कम से कम डबल, मतलब सॉरी कम से कम 150%, ठीक है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में 50% में भी आर्टिफैक्ट आता है अगर, तो उसमें आपको डबल करना पड़ेगा, ठीक है। डबल पे तो मतलब ही नहीं बनता, लेकिन होगा क्या, जैसे ही आप एफओबी बढ़ाओगे, फेज एफओबी, तो फेज की वजह से स्कैनिंग टाइम 100%, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज। बात समझ में आई? जैसे ही आप फेज एफओबी बढ़ाओगे तो फिर आ जाओ बैठो, फेज की वजह से, फेज एफओबी की वजह से ये आर्टिफैक्ट बढ़ेगा, ज़्यादा ही स्कैनिंग टाइम। तो स्कैनिंग टाइम इसके लिए आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जो फेज एफओबी हम बढ़ाएंगे तो उतना ही बढ़ाएं जितना हमारे को नीड, या हम कोशिश करेंगे कि हम फेज का डायरेक्शन वो रखें जिधर से रैप अराउंड आर्टिफैक्ट आने के चांसेस, तो इसमें स्कैनिंग टाइम को हम शॉर्ट करने का अलग अलग तरीका है। ये काम हम इसमें और करते हैं, सेचुरेशन बैंड लगा देते हैं। जैसे ये वाला आर्टिफैक्ट आना है तो यहाँ पे सेचुरेशन बैंड लगा देते हैं। सेचुरेशन बैंड से भी टाइम बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता जितना फेज एफओबी से बढ़ रहा है। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे कमी है तो यहाँ पे सेचुरेशन बैंड पतला सा लगा दो, इस सिग्नल को नल कर देगा, तो ये आर्टिफैक्ट इधर, जिधर नीड है उधर लगा। अगर इधर भी नीड है तो इधर, जैसे ये एब्डोमेन का आप स्कैन कर रहे हो तो आपका एफओबी अगर इतना है, इतना ही एफओबी है, तो इधर भी सेचुरेशन बैंड लगा दो, इधर भी सेचुरेशन बैंड लगा दो, ये वाला कट के इधर, इधर वाला कट के इधर जाएगा, लेकिन दोनों ब्लैक, उसका सिग्नल रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो सिर्फ यही आर्टिफैक्ट, हाँ दोनों चीज़ें। लेकिन सेचुरेशन बैंड क्या है, थोड़े से जगह के लिए यूज़फुल है। सेचुरेशन बैंड आप जितने पतले जगह पे लगाओगे, सिग्नल की नलिंग उतनी ही अच्छी आएगी। सेचुरेशन बैंड को पतला और चौड़ा करने का ऑप्शन है, आप जितना चौड़ा करोगे सेचुरेशन की जो क्वालिटी है उतनी ही वो डिग्रेड है। जितना मोटा करोगे सेचुरेशन को, जितनी चौड़ाई बढ़ाओगे, एरिया सेचुरेट करने का बढ़ाओगे, तो वो सिग्नल उतना बेटर सेचुरेट नहीं होगा। पतला रखोगे तो बिल्कुल ब्लैक कर देगा, थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एवरेज में रखेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो थोड़ा बहुत वो सिग्नल देगा, ठीक है। एलियासिंग या रैप अराउंड आर्टिफैक्ट आपको इस पे देख लेते हैं। देख रहे हो एफओबी हमारा इतना है, तो पीछे का जो भी पार्ट है ब्रेन का कट के ये आगे वाला पीछे आया है, पीछे वाला आगे गया। ये एंटेरो पोस्टीरियर वैसे ही राइट टू लेफ्ट में भी कटा हुआ दिखता है। ये पीछे का ये वाला पार्ट कट के आगे आ गया है, आगे का ये नोच कट के पीछे चला गया। ये रैप अराउंड आर्टिफैक्ट है, ये देखते ही आपको पहचानना है, ठीक है। और इसकी कहानी रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि मेमोरी कैस्केड बैठने की जगह नहीं है, बस 2 मिनट। एक सीक्वेंस है मेमोरी जिसमें मेटल आर्टिफैक्ट रिमूवल है,
तो उसमें फेज एबव भी बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है, फेज एबव भी नहीं बढ़ा सकते। तो इसमें अगर आप राइट और लेफ्ट हिप एक सिंगल हिप लेंगे ना, तो एक वाला कट के दूसरे पे जाएगा, ठीक है। तो वो नी ज्वाइंट में दिया हुआ है, तो नी में दिया हुआ है, लेकिन टीआरटी तो सेम है, आप उसको पेल्विस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें करना क्या था, सिर्फ क्या करना था, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा देना था, दोनों कवर हो जाए। तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ा के मैंने स्कैन कर दिया। कुछ दिन पहले स्कैन आया हुआ था तो मना कर दिया था किसी ने कि हमारे पास पेल्विस में हिप जॉइंट में मेम्ब्रिक प्रोटोकॉल है ही नहीं, अगर मैं नी वाला चला रहा हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उसमें आ क्या रहा था, रैप अराउंड आर्टरी, इस हिप का कट के इधर आ रहा था, इधर का कट के इधर जा रहा था। तो अभी कल की ही बात है, ये याद है, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।